Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो काफी बेनिफिट हुआ है आरबीआई रेट कट से। और ये जब युद्ध का माहौल है ना, जिस तरह से ईरान और इसराइल की क्राइसिस चल रही है, तो वहां आपको किस तरह के स्टॉक्स लेने चाहिए जो यहाँ से भी लग रहा है कि एक अच्छा खासा जम दे सकते। तो आज हम लोग है ना, खास करके एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों सेक्टर एक तरह से तो फाइनेंसिंग सेक्टर है, तो लेकिन दोनों में बहुत बड़ी नो डिफरेंसेस है। तो पहले डिटेल में बात करते हैं कि कौन सी चीज, कौन से एरिया में आपको जाना है। अगर एनबीएफसी ले रहे हो तो एनबीएफसी में भी कहाँ जाना चाहिए, और वो बैंक से कितना डिफरेंट है। मैं प्रिफरेबल एनबीएफसी कंपेयर टू बैंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन का नो स्कोप है। तो आगे जाने से पहले गाइस, हमारा नेक्स्ट सेशन ये एक दो दिन में है, तो प्लीज आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मैंने लिंक दी है, उससे आप जरूर अटेंड कीजिए। और हमारा वेबसाइट www.capapan.in जरूर जाके विजिट कीजिएगा। हमारे रिकमेंडेशन सही आपको चाहिए तो हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, हर जगह हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं। चलिए बात करते हैं वापिस मार्केट के बारे में और खास करके एनबीएफसी सेक्टर के बारे में। तो पहले तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस है एनबीएफसी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का। तो देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखो तो एक तरह से तो दोनों आरबीआई के नीचे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑपरेशन में देखें तो काफी चेंजेस है दोनों में। पहली बात तो एनबीएफसी को है ना, जो उनका सोर्स ऑफ फंडिंग होता है ना, वो अलग होता है कंपेयर टू, आप कह सकते हो, बैंक्स। ओके, तो बैंक्स का जो फंडिंग होता है वो नॉर्मली डिपॉजिट से होता है। ओके, के डिपॉजिट, जैसे आप जाके डिपॉजिट लेते हो तो देते हो बेसिकली, और वो डिपॉजिट में वो अगर आपको 5% दे रहा है तो वो डिपॉजिट लेके फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। समझ लो 10, इन्वेस्ट नहीं करते, सॉरी, लेंडिंग करते हैं, समझ लो 10% से। तो जो डिफरेंस आता है 10 - 5, तो 5% नीम होता है, वो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, वो उनकी इनकम होती है। अभी जो एनबीएफसी होता है ना, वो एफडी नहीं ले सकती, तो वो लेती है बैंक से। तो बैंक से वो फंडिंग करती है, इसलिए बैंक में जो रेट चल रहे हैं ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनबीएफसी आता है। अब आप समझो, बैंक्स होता है कमर्शियल पेपर्स और नो ओवरऑल जो बाहर से लोन लेते हैं वहां से वो उठाते हैं। अभी जैसे रेपो रेट कट आता है तो इससे क्या होता है कि बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। जैसे बैंक इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, ओके, लैंडिंग रेट बेसिकली, तो एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा होता है क्योंकि उनका सोर्स ऑफ फंडिंग कम हो जाता है। जबकि जब वो लोन देते हैं तो लोन देते हैं, वो समझ लो फिक्स रेट पे देते हैं। नॉर्मली वो फिक्स रेट होता है, बैंक्स के फ्लोटिंग रेट होते हैं। तो समझ लो 10-11% से उन्होंने, 11% से समझ लो लोन ली। अब वो जो पहले लैंडिंग रेट था, समझ लो 6 था, वो अगर 5% हो गया, लेकिन वो आपका जो लैंडिंग रेट है ना, जो उन्होंने दिया है वो 11 ही रहता है। तो पहले जो आपका था 11 - 6, यानी 5% था, वो अभी 11 - 5, 6% नेट इंटरेस्ट मार्जिन बच जाए। तो एनबीएफसी को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उनका सोर्स ऑफ फंडिंग है ना, सस्ते में हो जाए। तो वो एक सबसे बड़े डिफरेंस है। दूसरा क्या होता है कि बैंक्स को एसएलआर, सीआरआर वो सब मेंटेन करना पड़ता है। यानी कुछ चीजें, कुछ फंड उनको बैंक के, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, कुछ उनको खुद के लिए रखने पड़ते हैं। क्योंकि अगर डिपॉजिट, सब कुछ तो लैंड नहीं कर सकते। जैसे 100% डिपॉजिट आया तो उसमें से वो 80 या 90 लैंड करेंगे, बाकी खुद रखेंगे। क्योंकि अगर किसी ने आए और डिपॉजिट विड्रॉ की तो पैसे तो होने चाहिए देने का, तो वो एसएलआर और वो सब का होता है बैंकिंग में। लेकिन एनबीएफसी में कुछ नहीं होता। एनबीएफसी में वो जितना फंडिंग करना है कर सकते हैं, जब उनको बोरो करना है, फंडिंग करना है। तो वो एक बड़ा डिफरेंस और एक है। दूसरा है कि जो आरबीआई के रूल्स है ना, वो बैंकिंग के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू एनबीएफसी। और क्यों स्ट्रिक्ट है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप डिपॉजिट ले रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो, तो उसके वजह से वहां भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि इन सब चीजों के वजह से क्या होता है कि लोग एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना इसलिए चाहते हैं कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है, प्लस लिक्विडिटी, जो अगर आप करो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज हुआ है, उसके वजह से आप कह सकते हो ना कि मार्केट में पैसे जाते हैं तो वो ज्यादा लैंड कर सकते हैं।
तो वो फायदा है। तो वो एक फर्क पड़ जाता है। प्लस ये जो दूसरे छोटे मोटे चेंजेस, जो छोटे मोटे डिफरेंस है, जैसे बैंकिंग क्या होता है कि आपका एनईएफटी या आईएमपीएस यूपीआई वो सब करते हैं, तो वो एनबीएफसी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो क्रेडिट क्रिएशन जो होता है ना, वो कह सकते हैं कि बैंकिंग करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन वो ज्यादा लैंडिंग पे फोकस करते हैं। तो ये मैंने मेन मेन डिफरेंस आपको बताया जो आपको समझना है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से भी किस तरह के एनबीएफसी सेक्टर अच्छा चलेंगे, तो उसमें भी हम लोग काफी सारे बाइफर्केशन होते हैं। ओके, तो एक तो होता है कि आपका हाउसिंग लोन। कुछ एनबीएफसी होती है ना जो सिर्फ हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट होम फाइनेंस हाउसिंग लोन हो, या एलआईसी हाउसिंग हो गया, पीएनबी हाउसिंग हो गया, तो वो सिर्फ हाउसिंग लोन देते हैं। अब वहां क्या फर्क पड़ता है कि हाउसिंग लोन में क्या होता है कि आप बैक बाय सिक्योरिटीज होते हैं, तो वहां एनपीएस कम आते हैं, काफी कम आते हैं। तो हाउसिंग लोन को डायरेक्ट फायदा होता है जब ये लैंडिंग रेट करता है और ऊपर से उनके एनपीए कम होते हैं। तो एक है हाउसिंग फाइनेंस। दूसरा होता है व्हीकल फाइनेंस। व्हीकल फाइनेंस यानी ये जो आप टू व्हीलर ले रहे, फोर व्हीलर है, उनको फाइनेंसिंग करना है, तो उसमें जैसे ये अपना श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोलामंगलम फाइनेंस हो गया, वो बेसिकली व्हीकल को फाइनेंस करते हैं। तो वहाँ एक दूसरा जंप आता है मार्जिन एक्सपांशन में। लेकिन वो थोड़ा कम सिक्योर है, लेकिन होम लोन से जैसा ही है, थोड़ा कहीं ना कहीं वो लोग गारंटी लेते हैं, तो वो है। प्लस एक होता है कंज्यूमर फाइनेंस। कंज्यूमर यानी बजाज फाइनेंस, और अपना कह सकते हैं पूलावाला फिनकॉर्प, और जियो फाइनेंस भी अभी एंटर आ रहा है। तो काफी हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, तो उनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फाइनेंस करना पड़ता है। तो वहाँ एक अच्छा खासा कह सकते हैं वो भी एक बड़ा डिवीजन है जहाँ ये सब कंपनीज फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो वहाँ भी इनकम अच्छी खासी है। आप देखो जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने ग्रो किया है। चौथा आता है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग। माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग क्या है? माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे छोटे जो एसएमई होते हैं या फर्म्स होते हैं ना, उनको फाइनेंस करना। पर्सनल लोन होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो बेसिकली रिस्क वेटेड पे हमें देना पड़ता है, बेसिकली एनबीएफसी को देना पड़ता है। और वहां भी एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि बड़ी डिमांड आएगी, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप देखो जैसे क्रेडिट ग्रामीण वो एक था, फिर उज्जीवन फाइनेंस, ये सब में ना काफी हद तक एक दो साल से परफॉर्म नहीं की, क्योंकि एनपीएस बहुत आगे थे। तो उसके वजह से वो भी एक है, और एक डिवीजन जहां थोड़ा रिस्की कह सकते हो। सो अगर आप बात करो तो ये सभी एरिया में ये लोग एनबीएफसी लैंड कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। कम इंटरेस्ट होने से डिमांड बढ़ेगी, और एट द एंड ऑफ द डे इतना बड़ा लिक्विडिटी आ रहा है, तो बैंक्स और एनबीएफसी के लिए भी अच्छा रहेगा। बस आपको यहाँ ये देखना है कि किस तरह की लैंडिंग हो। लैंडिंग देखो, कहना पैसा देना बहुत इजी है, लेकिन वो एनपीए मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो किस तरह से ये सब एनबीएफसी हैंडल करती है अपना बिजनेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कि आप बोलोगे कि तपन लेकिन इसमें से कौन सा एरिया ज्यादा अच्छा है, तो आप कह सकते हो कि व्हीकल लोन्स और वो सब तो बढ़ेंगे, क्योंकि टू व्हीलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर जैसे ही आपका क्या इन्फ्लेशन डाउन जाता है, तो टू व्हीलर की डिमांड, तो जैसे यहाँ से अगर यहाँ जो भी मैं स्टॉक का नाम दे रहा हूँ, मैं आपको एज एन एग्जांपल दूँ, यहाँ कोई recommendations नहीं है। हमारे रिकमेंडेशन आप वो www.ca-in में जाके देखें, वहाँ ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं। तो श्रीराम फाइनेंस, चोलामंगलम फाइनेंस वो सब है। सिमिलरली हाउसिंग फाइनेंस भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो सेफ है। ओके, तो एलआईसी पीएनबी हाउसिंग हो गया। ओके, ये सब हो गए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वहां भी कॉन्फिडेंस ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेके कंज्यूमर एसी टीवी फ्रिज वो सब बाय करें। और माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा वहां में एक ऐसा एरिया के जहां मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो आप ये मैंने आपको अलग अलग डिवीजन बताए, लेकिन अगर आप इनमें फोकस करेंगे ना, इसमें और डीप में जाएंगे, हमने ऑलरेडी हमारे रिकमेंडेशन इसमें ये सब नाम दिए, तो आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। ये आगे जाके एक अच्छा खासा एनबीएफसी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग से ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। तो ये थोड़ा नजर में रखे, ये स्टॉक्स अच्छे भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल।
और खुद लेकिन रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है इन एरिया में। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेगमेंट। जस्ट मैंने आपको इस बताया कि किस तरह से बैंक और एनबीएफसी अलग है एक दूसरे से, और क्यों एनबीएफसी ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। ओके, सी यू। अच्छा, बाय द वे, मैं रेगुलर टीवी पे आता हूँ, तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, और प्लस ईटी नाउ स्वदेश में अभी कल भी मैं आऊंगा, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सी यू देन, बाय बाय।